हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी होली, बिलेटेड हैप्पी होली। कैसी रही आप सबकी होली। आई एम श्योर बहुत अच्छी रही होगी। ईश्वर करे आप सबकी जिंदगी में रंगों का फुहार हो, रंगीन लाइफ हो। यू ऑल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, कलरफुल हैप्पी लाइफ। So, this is again your friend Dr. Seema from my channel Dr. Seema's Med Talks. तो आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें जो सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक, तो आज मैंने सोचा कितना रहता है ना कि विटामिन डी कम हो गया, विटामिन डी ज्यादा दो, कैल्शियम की कमी हो गई, फलाना ढिमकाना। विटामिन डी पर तो मुझे लगता है बहुत तवज्जो दी जाती है और तवज्जो देने वाली बात है भी, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। तो विटामिन डी के कम होने से होता क्या है दोस्तों, बात तो ये आई है विटामिन डी मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और अगर क्यों नहीं मिला या नहीं मिला तो उससे डेफिशिएंसी से आपको हो क्या रहा है, यानी कि परेशानी आ क्या रही है, ये तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन डी आपको पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, इसके साथ और कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं? विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये चार विटामिन हमारे फैट सॉल्युबल हैं, ए, डी, ई और के। तो इसको अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की जरूरत होती है ना। तो ठीक है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। और सबसे ज्यादा इसका गुड सोर्सेज क्या हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। थोड़ी सी रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप सबको सारी चीज नए सिरे से याद रहे। तो अदरवाइज जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज तो इसके द रिचेस्ट सोर्स इज ऑर्गन मीट, दैट इज लिवर। अनदर गुड सोर्स इज फिश। फिर जो आपका अंडे की जर्दी है ना, द एग योक इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। द रिचेस्ट सोर्स कहाँ से विटामिन डी मिलता है, इसको क्यों कहते हैं हम सनशाइन विटामिन? सनलाइट से मिलता है। आपकी चमड़ी, आपके स्किन के नीचे कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं which when they get exposed to the sunlight, आपकी बॉडी में खुद से विटामिन डी बन जाता है। हम जो इंडिया में रहते हैं, हमारे देश में बहुत सूरज की रोशनी हमें मिलती है, तो हमको विटामिन डी की बेसिकली कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कमी कुछ हद तक पाई भी जाती है। ठीक है, तो रिचेस्ट सोर्स आपका सनलाइट है, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। बाकी आपको फिश में मिलेगा, आपको ऑर्गन मीट लिवर में मिलेगा, एंड द एग योक इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक, दूध में विटामिन डी नहीं मिलता दोस्तों, ये चीज समझ लो। हर चीज दूध में, दूध इज अ कंप्लीट फूड, आई एग्री विद यू, बट विटामिन डी आपको दूध में नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ आती है कि विटामिन डी की कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डी आपको पता है कि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हेल्प्स इन द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स अलोंग विद फॉस्फोरस। मिनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि हड्डियों के ऊपर कैल्शियम की परत जमती है, फॉस्फोरस की परत जमती है, जो हमारी हड्डियों को फर्म और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके लिए हमें विटामिन D3 की जरूरत होती है। तो अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपकी हड्डियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपकी हड्डियों में मिनरलाइजेशन नहीं होगी, आपकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी, छोटी उम्र में पड़ जाएंगी तो डिफॉर्मिटीज बन जाएगी। तो वो डिफॉर्मिटी अगर बन गई तो वो ताउम्र चलेगी और वो ठीक नहीं हो सकती। तो विटामिन डी की कमी अगर छोटे बच्चों में पाई जा रही है तो उस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी अगर
एडल्ट्स में पाई जा रही है तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इज अ टाइप ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी विच टेक्स प्लेस इन द एडल्ट्स। ये मोटी मोटी बात दोस्तों समझ में आई। अब ये रिकेट्स होता क्या है? ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जिनको सबसे ज्यादा आपको बताया जाता है ना कि रैपिड ग्रोथ इज अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड इज अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। जिस टाइम पे आपको डाइट में सब कुछ मिलना चाहिए, अगर आपकी डाइट में विटामिन डी की कमी रहती है तो आपको रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स की शुरुआत कैसे होती है? इनिशियली जो बच्चा है ना वो बहुत रेस्टलेस फील करता है, थका हुआ, कहीं दर्द है। छोटा बच्चा नहीं बोल सकता उसको कोई दर्द है, तो वो रेस्टलेस है, अनकंफर्टेबल बच्चा पाओगे। धीरे धीरे क्या होता है कि जो उनकी मसल्स है ना वो अपनी फर्मनेस खोती चली जाती हैं, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ खोती चली जाती हैं। जब मसल अपनी फर्मनेस खो देती है तो क्या हो जाएगा? मसल फ्लैबी बन जाएगी, ढीली ढाली थुलथुली सी बन जाएगी। तो जब वो पेट की मसल पे आता है तो आपका पेट जो है बिल्कुल थुलथुला डिस्टेंडेड बन जाता है। ये हुई दूसरी चीज। फिर आई, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बच्चा अपने अपने वक्त में उसके दांत आएंगे, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है। इनको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ अ चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जब विटामिन D3 की कमी से रिकेट्स होता है तो उन बच्चों के डिलेड माइलस्टोन्स हो जाते हैं। जो चीज जब होनी चाहिए वो तब ना होके लेटर स्टेजेस में होनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि जो हमारा स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, इसके फॉन्टेनेल्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर फॉन्टेनेल जो 18 महीने पर नॉर्मली जाके फ्यूज हो जाता है पीछे। लेकिन हमारे ये जो रिकेट्स के ग्रसित बच्चे होते हैं, इन बच्चों का जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये पीछे जाके नहीं फ्यूजन नहीं होती, तो वो चीज बहुत सॉफ्ट रहती है। जब आप बच्चे के सर पे हाथ रखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप उसको दबा सकते हो, जबकि ऐसा स्कल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मिनरलाइजेशन कैल्शियम की इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि वो यील्ड इट गिव्स वे। अगर रिकेट्स वाले जो बच्चे ना इट गिव्स वे, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है। उसको कहते हैं क्रेनियोटेप्स। क्रेनियोटेप्स में क्या होता है कि जो आपकी पैराइटल बोन, ये दो पैराइटल बोन है, पीछे वाली ऑक्सीपिटल बोन है, ये बिल्कुल आपकी सॉफ्ट हो जाती है। इसको कहते हैं क्रेनियोटेप्स। आपकी एंटीरियर फॉन्टेनेल जुड़ती नहीं है। अब आई बात आपकी क्या क्या डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि आपकी फोर आर्म की जो लॉन्ग बोन है उसका जो ग्रोइंग एंड है, हड्डी का जो ग्रोइंग एंड है उसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। वो जो ग्रोइंग एंड है ना वो बिल्कुल डिस्टेंडेड होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाती है। तो क्या होगा कि जो आपकी रिस्ट है ना, आपकी जो कलाई है उसमें सूजन दिखने लगती है। उन बच्चों की कलाई में सूजन दिखने लगती है। फिर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट बोन है, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम होती है ब्रेस्ट बोन, वो प्रोमिनेंट हो जाती है। उस तरीके की चेस्ट को हम कहते हैं पिजन चेस्ट। तो ऐसे बच्चों में पिजन चेस्ट पाई जाती है। फिर जो उनकी रिब्स हैं वहाँ छोटी छोटी बीड्स जैसी प्रोमिनेंस आनी शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं बीडिंग, या उसको हम कहते हैं रैकेटिक रोजरी। रैकेटिक यानी कि रिकेट से होने वाली रोजरी। रोजरी क्या होती है? एक वो माला होती है जो लोग फेरते हैं पूजा के लिए, पर्टिकुलर तरीके की पूजा के लिए माला होती है, उसको हम रोजरी कहते हैं। तो जब वो बीडेड, आपकी जो रिब्स है वो बीडेड होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मोतियों की उसमें धार बनी हुई हो, तो उसको कहते हैं रैकेटिक रोजरी, यानी कि रिकेट से होने वाली ये एक डिफॉर्मिटी रिब्स में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज्यादा डिफॉर्मिटी कहाँ पाई जाएगी? क्योंकि वो बच्चे को आपने ट्रीट करना भी अगर शुरू कर दिया
तब भी बच्चा चलेगा दौड़ेगा, जो भी वो करना चाहता है, तो उसकी वेट बियरिंग कहाँ हुई? वेट बियरिंग उसकी टांगों पर हुई। तो सबसे ज्यादा डिफॉर्मिटी उसकी टांगों में पाई जाती है। उसकी टांगे बो लेग्स बन जाती है, तीर की तरह। उसको कहते हैं बो लेग्स, तीर की तरह वो इस तरीके से बोर्ड होती हैं। उनके जो घुटने होते हैं उनको कहते हैं नकल नीज। क्यों नकल नीज कहते हैं? क्योंकि दोनों घुटने आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जबकि ऐसा नॉर्मल व्यक्ति में नहीं पाया जाता। और उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और अगर ये 2 साल तक आप उस बच्चे के रिकेट्स को ठीक नहीं कर पाते हो तो उनकी बैकबोन में डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हम मोस्टली जो रिकेट्स है ना बच्चों का, उनकी बो लेग्स से पकड़ में आता है, क्योंकि जब बच्चा चलने लगता है ना, क्रॉलिंग तक नहीं भी समझ में आता, जब बच्चा चलने लगता है उसकी टांगे जुड़ी हुई, उसके घुटने जुड़े हुए, टांगे उसकी बिल्कुल ऐसे इस तरीके से एंगल्ड हो जाती हैं, तो हम उसको फिर ये पकड़ सकते हैं कि इसको, इस बच्चे को रिकेट्स हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही है जो डेफिशिएंसी है उसको दे दो तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो यानी कि आप बच्चे को विटामिन D3 की मात्रा बढ़ाएंगे। तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे? या तो हम उनको हर रोज देना है 4 वीक्स तक। अगर आप विटामिन D3 देते हैं बच्चे को तो वो 1 महीने में इसकी इट इज क्योरेबल, और 1 महीने तक ये ठीक हो भी जाता है, ठीक है। तो आप 1 महीने तक उस बच्चे को विटामिन D3 देंगे, साथ में कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन भी देंगे, साथ में उसकी एक्सपोजर टू सनलाइट भी जरूर करेंगे, क्योंकि सनलाइट से ही हमारी जो स्किन है उसके नीचे जो चीजें पड़ी हुई हैं दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ विटामिन D3। तो सनलाइट की जरूरत भी हमको इसलिए बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। और चौथी चीज मैंने आपको बताई थी कि सप्लीमेंट्स क्या मिल सकते हैं। आप बच्चे को अंडा खिलाइए, उसका एग येलो खिलाइए, उसको फिश खिलाइए। नहीं तो एक ये फिश कॉड लिवर ऑयल जो आता है ना, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D which can be given to the children to prevent having rickets। अब मैंने आपको बताया कि अडल्ट्स में जो अडल्ट फॉर्म है रिकेट्स का, दैट इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ज्यादातर विमेन में पाया जाता है। और कौन सी विमेन में? जो 15 से 45 साल की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की विमेन है, और जो मल्टी पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं। ऐसी औरतों में जो पर्दे में रहती हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, जो अंदर घरों के अंदर रहती हैं, बाहर सनलाइट को एक्सपोजर जिनका कम होता है, पर्दा सिस्टम्स भी है हमारी सोसाइटी में कई जगह पर, तो जिनका पर्दा सिस्टम में रहती हैं क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता, ऐसी विमेन में विटामिन D की डेफिशिएंसी होने के कारण ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हैं, आपके पेट के भी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि विटामिन D की एब्जॉर्प्शन होने नहीं देती। तो ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोमलेशिया फिर हो जाता है। अगर ऑस्टियोमलेशिया एक औरत को हुआ तो वो किस तरीके से प्रकट होगा? उसको पेन होगा। पेन कहाँ होगा? उसको हिप्स में दर्द होगा, हिप की बोन में, रिब्स में दर्द होगा, पीछे की बैक में दर्द होगा। जब आप उसका हिप बोन को ऐसे दबाओगे ना तो टेंडरनेस होगी। वो पेशेंट बोलेगी कि मुझे बहुत तेज इधर दर्द हो रहा है। उसकी टांगों में दर्द होगा, उसको बहुत मस्कुलर वीकनेस होगी उस औरत को, और इवन उसको सीढ़ियां चढ़ने में भी बहुत तकलीफ होगी मस्कुलर वीकनेस होने के चलते, ठीक है। और अगर डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई तो वो डिफॉर्मिटी ताउम्र रहेगी, वो डिफॉर्मिटी ठीक नहीं हो सकती। बात समझ में आई दोस्तों? तो हमको ट्रीटमेंट तब तक कर देना है जब तक कि कोई डिफॉर्मिटी उसको ना हो। और ट्रीटमेंट के तौर पे फिर विटामिन D3 रोज देना है, रोज उसको टैबलेट के फॉर्म में दो, और चाहे हफ्ते में चाहे 15 दिन में उसको विटामिन D3 का इंजेक्टेबल दो और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दो। और आप देखेंगे कि 4 से 8 हफ्ते में उस लेडी को बहुत बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा एंड शी विल बिकम परफेक्टली फाइन।
So these are the deficiencies or deficiency diseases caused by विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो दोस्तों विटामिन डी हमारे देश में भरपूर है, इसको बाहर से ना लेने की बजाय सनलाइट एक्सपोजर टू लिमिटेड लेवल अगर आप सनलाइट एक्सपोजर करते हैं, सुबह 9-10 बजे की जो धूप होती है अगर आप उसको 5 से 10 मिनट भी ले लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि भरी दोपहर की 12 बजे की धूप लो, उसको लेने से तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे विच इज कार्सिनोजेनिक, जो आपके शरीर में कैंसर कर सकता है, तो वो नहीं लेना। लेकिन जब वो सन रेज, उगती हुई सन रेज की अगर आप धूप 5-10 मिनट, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भी अगर आप ले लेंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। होली के तुरंत बाद ये वीडियो बनाए, इसको दिल से सुनिए, पूरा सुनिए, इस पर समझिए और खुद को ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने दीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।